हाँ जी बच्चों, आज हम अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन ही है, उसको मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। प्रोसीजर एंड स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, तो सेक्शन 25 है सीजीएसटी एक्ट का, और जो हम रूल्स के साथ और फॉर्म के साथ भी पढ़ लेंगे ताकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हमारे को बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला इसमें सेक्शन 25 हमें ये कहता है सीजीएसटी एक्ट का टाइम लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है पर्सन हु इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही किसी पर्सन की टैक्सेबल लिमिट क्रॉस कर जाती है, अब उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। जो हमने लास्ट वीडियोस वगैरह में देखा था, तो उसको 30 दिन का टाइम मिलता है कि जिस भी स्टेट या यूटी टेरिटरीज में वो काम कर रहा है, तो 30 डेज़ के अंदर अंदर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा। उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे मिस्टर एक्स हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन लिमिट के लेवल होते हैं 1 अगस्त, तो उनके पास 31 अगस्त तक का टाइम है कि वो रजिस्ट्रेशन करा लें, राइट। अगर कोई पर्सन सप्लाई करता है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया से, तो टेरिटोरियल वाटर में तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, तो जो भी उसकी कोस्टल स्टेट्स यूनियन टेरिटरी के नियरेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसका एप्रोप्रिएट बेस लाइन ऑफ इंडिया है, उसके आसपास जो स्टेट होगी या यूनियन टेरिटरीज होगी या कोस्टल स्टेट्स होगी, वहाँ पे वो जाके रजिस्ट्रेशन करा लेगा, राइट। फिर उसके बाद आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कभी कभी किसी स्टेट में जाके कोई काम करते हैं, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो उसे कम से कम अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 5 दिन पहले 5 डेज़ बिफोर प्रायर ही हैज़ टू गेट रजिस्टर्ड, राइट। फिर जो पर्सन, अगर आप SEZ में या SEZ डेवलपर में आपकी यूनिट है और आपकी सेपरेट किसी स्टेट में भी यूनिट है, तो आपको दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। SEZ यूनिट के लिए अलग लेना पड़ेगा और SEZ डेवलपर के लिए आपको, और सेम स्टेट में दूसरी ब्रांच के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे SEZ डेवलपर में है आपका, जैसे नोएडा के अंदर, और आपकी एक ब्रांच है मेरठ में, तो मेरठ SEZ के यूनिट के, हालांकि स्टेट सेम है, लेकिन फिर भी आपको नोएडा के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और मेरठ के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर बच्चों, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, कोई भी पर्सन रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो उसे 10,000 रुपये की पेनल्टी लग जाती है, प्लस जितना वो लेट रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उस पीरियड के लिए उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, जो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो 10,000 रुपये की पेनल्टी प्लस जो भी जितना लेट होते जाओगे आप उसको इंटरेस्ट और पेनल्टीज फॉर नॉन पेमेंट टैक्स आपको भी जमा कराना पड़ेगा। वो हम लेटर ऑन जब हम इंटरेस्ट और पेनल्टी करेंगे तो उसमें हम डेट वगैरह देख लेंगे, पेनल्टी और इंटरेस्ट के, राइट। उसके बाद अब आता है कि जब रजिस्ट्रेशन कराओगे, सब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होगा, व्हाट इज़ द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 25 कहता है आपको 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अगर आप 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, तो जिस दिन आप लायबल होंगे वो आपकी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे रमन लिमिटेड है, वो गुड सप्लाई करें दिल्ली में, जैसे उनकी टर्नओवर 40 लाख से अधिक हो गई, तो उनको जो है, जब मान लो 1 अगस्त को उनकी रहती है, तो 30 डेज़ के अंदर मान लो उन्होंने 26 अगस्त के लिए अप्लाई कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन कोई सी भी डेट पर उनको गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अगस्त से। यानी कि अगर आप 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, जिस दिन आप लायबल हो, तो जिस दिन आपका डेट एक्सीड होगी वही डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी जिसमें आप लायबल थे। और अगर आप 30 डेज़ निकल जाते हैं, आप 30 डेज़ के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो इफेक्टिव डेट जो होगी जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल, रमन लिमिटेड ने 1 अगस्त को लिमिट एक्सीड हुई, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 5 सितंबर को, और रजिस्ट्रेशन उनको मिला 10 सितंबर को। तो उनके जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 1 अगस्त को मानी जाएगी बच्चों को, क्योंकि 30 डेज़ निकल चुके हैं, इसलिए 10 सितंबर उनकी रजिस्ट्रेशन डेट मानी जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन की क्या क्या लिमिट्स हैं, रजिस्ट्रेशन कब हमें कराना चाहिए, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, और उसमें हमें क्या किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। अब हम देखेंगे क्या क्या स्टेप रजिस्ट्रेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें रजिस्ट्रेशन में हमारे लगाए जाते हैं।
तो स्टेप्स मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ अलॉन्ग विद फॉर्म्स। तो जैसे ही किसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, 30 दिन का टाइम होता है रजिस्ट्रेशन, जैसे उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है जिसमें उसको रजिस्ट्रेशन करानी होती है, तो इसे फॉर्म GST REZ01 GST1 में जो GST कॉमन पोर्टल पे गवर्नमेंट की साइट www.gst.gov.in पे मिल जाता है, तो उसे अपना पैन नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसमें मोबाइल नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा और ईमेल एड्रेस, जो पार्ट ए ऑफ द GST रजिस्ट्रेशन पर पे चला जाएगा, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करेगी जब GST पोर्टल पर जाएगा, तो सबसे पहले एक OTP भेजा जाएगा उसके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को कंफर्म करने के लिए, और पैन कार्ड जो है उसका CBDD का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सब जानते हैं, उसके डेटा बेस पे दिया जाएगा। फिर गवर्नमेंट उसको आपको वेरिफिकेशन कर देगी। उसका वेरिफिकेशन करने के बाद उसको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा जो उसके ईमेल एड्रेस पे ही और मोबाइल पे ही आ जाएगा, तो जिसको TRN नंबर भी बोलते हैं बच्चों। फिर वो एप्लीकेंट क्या करेगा, तो उस TRN को यूज़ करके फिर जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो फॉर्म GST में GST REG01 फॉर्म GST REG01 जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेगा स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो बच्चों जनरल में रूल आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। सबसे पहले लगता है पैन नंबर ऑफ GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट, जो भी GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट है उसका पैन नंबर लग जाएगा पहला। दूसरा उसका प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन का बिजनेस का रजिस्ट्रेशन का उसका प्रूफ लग जाएगा। और कोई भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा, अगर वो जैसे कंपनी का केस है या कोई पार्टनरशिप हम बनाते हैं, तो जो भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा वो उसको लगाना पड़ेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रमोटर्स विद फोटोग्राफ्स। अगर प्रमोटर्स है, कंपनी है या कोई पार्टनर्स हैं, तो उनकी आइडेंटिटी भी चाहिए, जैसे आधार कार्ड लगा सकते हो आप, एड्रेस प्रूफ चाहिए, वोटर कार्ड लगा सकते हो, आधार कार्ड अगेन लगा सकते हो, फोटोग्राफ्स के साथ उसको लगाना पड़ेगा। फिर उसको प्लेस ऑफ बिजनेस का एक एड्रेस प्रूफ, जहाँ पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस है जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसका एड्रेस प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद जिस एक बैंक अकाउंट की डिटेल भी देनी पड़ेगी, उसमें उसको बैंक का नाम, एड्रेस और फ्यू ट्रांजेक्शन्स भी बैंक की बतानी पड़ेंगी। उसके बाद जितने भी ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे उनका डिजिटल सिग्नेचर भी उसको लगाना पड़ेगा। प्रूफ के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए होंगे। तो जैसे अगर आपकी खुद की ऑन प्रीमिसेस है तो हाउस टैक्स की रसीद लगा सकते हो, और अगर आप किराए की ज़मीन पर बैठे हो तो आप रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगा सकते हो, लीज डीड वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। अब जब ये सारे डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर देगा, तो फिर डिपार्टमेंट की तरफ से, DST डिपार्टमेंट की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी उसको भी, हाँ आपके ये डॉक्यूमेंट रिसीव हो गए हैं। फिर ये GST कॉमन पोर्टल से ये जो प्रॉपर ऑफिसर होगा, PO जिसे कहते हैं हम PO, प्रॉपर ऑफिसर के पास आपका केस चला जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वो देखेगा भाई सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में हैं, उसको कोई भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं सारे ऑर्डर में हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ। तो वो 3 वर्किंग डेज़, जो आपको याद रखना है, 3 वर्किंग डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देगा। और फिर एक GST रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा, उसको मिल जाएगा फॉर्म GST REG06 में। फॉर्म GST उसने अप्लाई किया था फॉर्म REG01 में, और जो सर्टिफिकेट उसे मिलेगा 3 डेज़ वर्किंग डेज़ के अंदर। वर्किंग डेज़ में जैसे हॉलीडेज़ वगैरह हैं उसको एक्सक्लूड करके हम निकालते हैं, REG06 में उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या इनएक्यूरेट हैं या वो कुछ और डॉक्यूमेंट चाहता है, तो वो 3 दिन के अंदर तो एप्लीकेशन नहीं थी, उसे एक नोटिस इशू करना पड़ेगा, और वो अच्छे से कोई भी क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन कोई भी डॉक्यूमेंट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मांग सकता है। फिर एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेंट क्या करेगा, 7 दिन के अंदर एप्लीकेंट जो है उसको ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। फिर 25 दिन प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपका प्रॉपर ऑफिसर फिर वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा, और उसके प्रॉपर ऑफिसर के पास भी 7 दिन का टाइम होता है। अगर उसको लगता है कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट जो उसने एडिशनल क्लैरिफिकेशन मांगी थी, इन्फॉर्मेशन मांगी थी, डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट हो गई है, तो 7 दिन के अंदर अगेन एक फॉर्म GST REG06 उसे इशू कर दे, सर्टिफिकेट होगा। और अगर ये डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट फर्निश नहीं कर पाता, जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे गए थे
क्लैरिफिकेशन मांगेगी कि अगर वो सबमिट नहीं कराता है तो वो प्रॉपर ऑफिसर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, लेकिन वो रीज़न टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग। जैसा कि आप लॉ में जानते हो कि कोई भी रीज़न होता है वो उसको रिकॉर्ड करके जरूर देना होता है राइटिंग के अंदर। और अगर प्रॉपर ऑफिसर ना तो 3 दिन में कोई उसको रजिस्ट्रेशन देता है, ना 7 दिन के अंदर जैसे मैंने बताया था कोई क्लैरिफिकेशन मांगता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है, राइट। और जब अप्रूवल की जीएसटी कॉमन पोर्टल में उसकी डिटेल आ जाएगी सारी, तो उसके बाद असेसी को 45 डेज़ का टाइम मिलता है, या जो रिटर्न उसने भरनी है पहली रिटर्न, फर्स्ट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो पहले हो जाए, उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर पीओ ने मांगे थे, कोई बैंक डिटेल मांगी थी, इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट तो वो उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कवर कर लिया। 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमने आज डिस्कस करे हैं। पहला, टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, दूसरा हमने जो डिस्कस किया इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और तीसरा प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। Thanks a lot. Myself, C.S. Raman Mustogi. Bye bye. We will meet seeing you with another video on GST registration. Bye. Thank you.